हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स इन न्यूज़ के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहली खबर है पोर्ट ब्लेयर के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? पोर्ट ब्लेयर का जो है नाम जो है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसका नाम जो है उसको चेंज कर दिया गया है। यानी कि जो पोर्ट ब्लेयर की का जो राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान और निकोबार जो है उनका नाम जो है चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है। श्री विजयपुरम रख दिया गया है। जब गृह मंत्री के द्वारा इसकी सूचना जो है एक्स ट्विटर पे दी गई थी, तो उसमें कहा गया था कि जो कॉलोनियल इम्प्रिंट्स है, यानी कि जो अंग्रेज़ों की निशानी है, उसको ख़त्म करने के लिए इसको चेंज किया गया है। तो याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर की जो राजधानी है उसका नाम परिवर्तन हो गया है। अंडमान निकोबार को अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। वाइल द अर्लियर नेम हैड ए कॉलोनियल लेगेसी, Sri Vijayapuram symbolizes the victory achieved in the freedom struggle and Andaman Nicobar Island unique role in the same. Port Blair is the 8th major city to have renamed in the last decade. जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर का जो नाम चेंज किया गया है, जो कि श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है, जो कि कैपिटल ऑफ अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल की जो है वो आपको पोर्ट ब्लेयर है। तो अब अगर पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कौन सी है, तो आपको हो जाएगा श्री विजयपुरम। तो क्यों चेंज किया गया है? तो बताया गया है कि जो कॉलोनियल इम्प्रिंट्स था उसको ख़त्म करने के लिए जो है इस नाम को चेंज किया गया है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो 8वां सिटी है जिसका नाम जो है पिछले 10 वर्षों में चेंज किया गया है, ठीक है। तो किसी भी सिटी का नाम कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जो वहाँ के लोकल एमएलए होते हैं उनके द्वारा एक प्रपोजल जो है वो स्टेट असेंबली में पेश किया जाता है, और स्टेट असेंबली में रीजन फॉर द नेम चेंज दिया जाता है कि हम नाम क्यों चेंज करना चाहते हैं। और उस प्रपोजल को डिस्कशन के बाद असेंबली के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। तब वो प्रोसेस जो है ये आपको गृह मंत्रालय के पास जाता है। राज्य सरकार के द्वारा, राज्य विधानमंडल में जब ये पास हो जाता है तो ये आपको गृह मंत्रालय के पास जाता है, और गृह मंत्रालय के द्वारा संबंधित विभाग, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंसीज और विभाग होते हैं, सच एज सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स और रेलवे, इन विभागों के द्वारा सलाह मशवरा किया जाता है और उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है, एनओसी लिया जाता है। उनके द्वारा जब एनओसी दे दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, वो पुनः राज्य सरकार को वापस कर देता है, और राज्य सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला जाता है, यानी कि स्टेट गजट में इसका प्रकाशन किया जाता है। और उसके बाद से नाम जो है, जब ये स्टेट गजट में प्रकाशित हो जाता है तो नाम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अभी तक 2014 से, जब वर्तमान सरकार पहली बार सत्ता में आई थी 2014 में, तो उसके बाद से किन किन शहरों का नाम चेंज हुआ था। सबसे पहले जो है राजा मुंदरी शहर जो है उसका नाम चेंज करके राजा महेंद्रवरम किया गया 2015 में। राजा महेंद्रवरम 2015 में। गुड़गांव का नाम चेंज किया गया था 2016 में, जब गुरुग्राम किया गया था। गुड़गांव का नाम चेंज किया गया तो बोला गया कि जो महर्षि वाल्मीकि, जो द्रोणाचार्य हैं, उनके द्वारा पहला जो गांव है वहाँ पे शिक्षा दी गई थी, तो ये कारण दिया गया था। 2016 में इसको चेंज किया था। फिर इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज रखा था 2018 में। इसके संबंध में कहा गया था कि जो पुरानी विरासत है, जो इलाहाबाद जो नाम है, पहले संगम होता था, जैसे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज में होता था, तो इसलिए इसका एक विख्यात नाम है
प्रसिद्ध नाम था, तो उसी को, उस नाम को पुनः जीवित करने के लिए इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम दिया गया। ये हुआ 2018 में। फिर नया रायपुर को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल नगर का नाम दिया गया 2018 में। होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम दिया गया था 2022 में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, अटल ये आपको छत्तीसगढ़ में है, ये आपको यूपी में है, और ये आपको हो जाएगा हरियाणा में, और ये आपको आंध्र प्रदेश। औरंगाबाद में आपको औरंगाबाद शहर का नाम जो है चेंज कर दिया गया 2023 में, और छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था। छत्रपति संभाजी नगर 2023 में किया गया था। उस ओस्मानाबाद का धाराशिव किया गया था 2023 में। तो ये नाम चेंज हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे 2024 के बारे में। वर्ल्ड ओजोन डे तो 16 सितंबर यानी कि आज के दिन 16 सितंबर को प्रत्येक साल वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ये आपको साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्रिटिकल फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर, तो 1987 में 16 सितंबर 1987 में आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी दिन अपनाया गया था, साइन किया गया था। इस दिन को मनाने के लिए वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है सेफगार्ड ऑफ द अर्थ। वर्ल्ड ओजोन डे का थीम जो है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये आपको 2024 का थीम है। याद रखिएगा कि 2024 का थीम है, ये आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। 16 सितंबर जो है ये आपको इंटरनेशनल डे मनाया जाता है प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर बाय यूनाइटेड नेशन। द स्काई सेफगार्ड ऑफ द अर्थ अ सनस्क्रीन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम टू मच अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम अस नीड्स प्रोटेक्शन इटसेल्फ। तो ओजोन लेयर जो है जिसका मुख्य काम होता है, जो सूर्य की किरणें जब धरती पे आती हैं तो उनकी जो गर्मी है उसको ओजोन परत जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि जो पृथ्वी पे सूर्य की किरणें आती हैं उनकी जो ऊष्मा है वो कम हो जाती हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होती हैं। भारत जो है 1995 से वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट कर रहा है, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ओजोन क्या होता है, ठीक है। ओजोन क्या है? ओजोन एक रिएक्टिंग गैस है जो कि आपको ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है, विच कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ये आपको प्राकृतिक रूप में भी होता है और मैन मेड भी होता है। हाई एटमॉस्फेयर, ये आपको पृथ्वी के हाई एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर एट द हाई टू अराउंड 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। ये आपको एक्सप्लोजिव पल ब्लू गैस विथ डिस्टिंक्ट ओडर, ये आपको जो है ओजोन गैस जो होता है वो आपको ब्लू होता है और ये गंध रहित होता है। इसको मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है, यानी कि ओजोन को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। 300 डॉप्सन यूनिट जो है आपको लो एट पोल्स एंड हायर एट इक्वेटर, ये पोल्स पे सबसे कम होता है और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा कि ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। ओजोन लेयर इज वीकेंड होलोजन सोर्स गैस। होलोजन सोर्स गैस जो है वो आपको ओजोन जो है ओजोन को कमज़ोर करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो होलोजन सोर्स गैस का है। ये आपका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फियर है जो सबसे नीचे आता है,
फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके बाद आपको आता है मेसोस्फीयर, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ये बाहिर मंडल का नाम देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अगली खबर है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट किरण रेज हैज वेरियस इफेक्ट। तो अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है उसका क्या क्या प्रभाव होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये मानव के हेल्थ को प्रभावित करता है, फ्लोरा लाइफ को प्रभावित करता है, मैरीन लाइफ को प्रभावित करता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ को प्रभावित करता है। ह्यूमन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, तो स्किन कैंसर जो है वो आपको होता है। फ्लोरा लाइफ, जो वन्य जीव होते हैं उनको जब उनका पारिस्थितिक तंत्र जो है, पारिस्थितिक जो हैबिटेट है वो नष्ट होता है तो उनको वो डाइवर्स होते हैं और उनके अस्तित्व पे खतरा हो जाता है। इसके लिए क्या क्या, जो जैसे ओजोन परत है, ओजोन परत को बचाने के लिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो हानिकारक होता है और ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी पे डायरेक्ट आने से रोकता है। तो हम क्यों ना अल्ट्रावायलेट की वो ओजोन परत को जो है बचाएं, ताकि हम अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षित हों। इसके लिए आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। उसके बाद आपको किगली एग्रीमेंट हुआ था अक्टूबर 15 2016 को, जो कि रवांडा की राजधानी है किगली, वहाँ पे हुआ था। 16 सितंबर 2009 को वियना कन्वेंशन एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल becomes the first treaty in United Nations history to be universally ratified। 2009 में 16 सितंबर के दिन को ही वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है एक साथ नोटिफाई करने के लिए हिस्ट्री बन गया था यूनाइटेड नेशन में, जो कि सभी देशों ने एक ही साथ नोटिफाइड किया था। हाँ, एक ताज़ा रिसर्च असेसमेंट में बताया गया है कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विल हेल्प टू ओजोन लेयर टू रेस्टोर 1980। अभी एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा तो 1980 के दशक में जो ओजोन परत का लेयर था उस लेवल तक ले जाने में अंटार्कटिका वाले क्षेत्र को 2066 तक का समय लगेगा। आर्कटिक वाले क्षेत्र को 2045 तक वैसे उस स्तर तक ले जाया जा सकता है और बाकी जो वर्ल्ड है उसको 2040 तक हम ओजोन लेयर का जो क्षरण है उसको 1980 के लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। ये आपको जो है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, हाई लेवल कमेटी। उसने 14 मार्च को जो अपना जो सिफारिश है, अपनी सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया इन्होंने। और इनके द्वारा कहा गया है कि कंट्री नाउ सी 5 to 6 इलेक्शन इन ईयर। मतलब हमारा जो देश है वो प्रत्येक साल हमारे देश में एक वर्ष में 6 से 7 इलेक्शन होते हैं, 5 से 6 इलेक्शन होते हैं, जो कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है वो बर्डन करता है गवर्नमेंट एक्सचेकर, सरकार के खर्च पर और अतिरिक्त व्यय पर। एसिंक्रोनस इलेक्शन कॉज अनसर्टनिटी एंड इंस्टेबिलिटी थ्रोटिंग सप्लाई चेन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब कंटिन्यूस इलेक्शन होता है तो हमारा जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित होता है। एक पॉलिसी में अनसर्टनिटी होती है कि अगली सरकार आएगी तो हमारे पॉलिसी को मान्यता देगी कि नहीं देगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब होता है, कोई भी चुनाव होता है तो उस राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसके कारण वहाँ की सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी योजनाओं पे काम नहीं कर सकती हैं, जिसको पॉलिसी पैरालिसिस के रूप में देखा जाता है। और जो वहाँ की
सरकार है उसका गवर्नेंस जो है वो स्लो हो जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रुक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया उसमें कहा गया है कि आपको अगर एक साथ सभी का चुनाव करना है, इसमें चुनाव के बारे में पहला तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और फिर राज्य विधानमंडल का चुनाव, इसके अलावा भी लोकल बॉडी के चुनाव को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि पंचायत और अर्बन बॉडी का जो इलेक्शन होता है स्थानीय स्तर पे, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, तो उसको भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया है। तो जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया और राज्य का चुनाव हो गया, और उसके 100 दिनों के अंदर, यानी कि दोनों चुनाव के 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी के भी चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसके लिए सबसे पहले तो हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करके और उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिंगल इलेक्ट्रोल रोल एंड इलेक्शन आईडी कार्ड इशू करने का प्रावधान करना पड़ेगा, और उसके लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता है। इन केस ऑफ हंक हाउस, in the event of hung house, in no confidence motion or any such events, fresh elections should be held to constitute the new Lok Sabha or State Assembly for the unexpired term of the house। इसमें कहा गया है कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, किसी को भी बहुमत नहीं मिली, तो उस राज्य में चुनाव फिर से कराना पड़ेगा। या किसी राज्य में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, किसी राज्य में जो है आपको सरकार गिर गई, तो उस संदर्भ में जैसे 5 साल की सरकार होती है, तो अगर उस संदर्भ में चुनाव होता है तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही चुनाव होगा। जैसे अगले 5 साल के नहीं होगा, फ्रेश चुनाव नहीं होगा, वो रिमेनिंग पीरियड, जैसे 1 साल के बाद किसी की सरकार गिर गई, 5 साल का होता है, 1 साल के बाद सरकार कहीं गिर गई, तो 4 साल के लिए अगला चुनाव जो होगा वो 4 साल के लिए होगा, ताकि अगले लोकसभा में या जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बरकरार रहे। ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में एक साथ चुनाव होने की बात हो रही है। जब आज़ाद हुआ था तो पहली बार 1957 में बिहार 7 राज्यों में, जिसमें बिहार, बम्बई, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में एक साथ चुनाव हुए थे। साइमल्टेनियस इलेक्शन वेयर बाई एंड लार्ज इन वगो अंटिल द 4th जनरल इलेक्शन 1967। जो 1957 से 1967 तक भारत में जो चुनाव हुए वो आपको साइमल्टेनियस हुए। बाकी 1967 में जो सरकार बनी उसके द्वारा काफ़ी सारे राज्यों के सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद से जो देश में चुनाव का जो परिदृश्य था वो बदल गया और अलग अलग समय पे चुनाव होने लगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जो कि है ऑपरेशन सद्भाव के बारे में। ऑपरेशन सद्भाव के बारे में है तो क्यों न्यूज़ में है? इंडिया यानी कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है वियतनाम को, लाओस को और म्यांमार को। तो क्यों भेजा है? तो यहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आया था जिसके वजह से काफ़ी क्षति हुई है इन देशों में, जिसमें इस तूफ़ान का नाम था याग तूफ़ान था। याग तूफ़ान की वजह से काफ़ी क्षति हुई है, यहाँ लिखा हुआ है यागी। The most powerful tropical cyclone Asia has encountered this year and the second strongest storm worldwide after Hurricane बरिल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तूफान था, जो कि काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया है। इंडिया हैज़ सेंड 10 tons of aid including dry ration, clothing, medicine to Myanmar aboard the Indian naval ship INS सतपुरा। तो याद रखना है कि ऑपरेशन सद्भाव जो है वो भारत के द्वारा वियतनाम, लाओस और म्यांमार में
ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए चलाया गया है। इसमें INS सतपुरा का उपयोग किया गया है म्यांमार के लिए, म्यांमार में भेजने के लिए। 35 टन ऐड जो है वो वियतनाम भेजा गया है, जिसमें आपको वाटर प्यूरिफिकेशन आइटम, वाटर कंटेनर, ब्लैंकेट, किचन अटेंसिल, सोलर लालटेन जो है वो डिस्पैच किया गया है। और ये आपको डिस्पैच किया गया है C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा, C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा। द टाइफून विच मेड लैंडफॉल ऑन सितंबर 7, जो ये यागी जो तूफान है वो 7 सितंबर को आया था, जिसके वजह से 292 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी और 38 पीपल जो है वो अभी भी गायब हैं। ये वियतनाम के डिजास्टर एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। अगली खबर है लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड एरिया के बारे में। तो गृह मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है सेपरेट वर्टिकल जो है ये RCPLWEA जो है वो सेपरेट वर्टिकल है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। तो याद रखिएगा कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक अलग वर्टिकल है, जिसका उद्देश्य है ऑल वेदर कनेक्टिविटी को डेवलप करना और क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। 44 वॉट्स अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, जो देश में 44 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं जो कि 7 राज्यों में फैले हुए हैं, उनमें जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया सेलेक्ट करके और फिर ये आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एक वर्टिकल के रूप में चलाया गया है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब इसमें केंद्र सरकार 60% पैसा देती है और राज्यों के द्वारा 40% शेयर लगाया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक पार्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, जिसके द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। मिनिस्ट्री जो है वो मोब केम लिटिल ओवर ए वीक यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया था और अगस्त 24 को कि फाइट अगेंस्ट मॉइस्ट वाज इन लास्ट स्टेज एंड कंट्री विल बी फ्री ऑफ LWE बाई मार्च 2026। तो गृह मंत्री के द्वारा हाल ही में कहा गया था कि जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें जो माओवाद का जो प्रभाव है उसको 2026 मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस योजना का जो आपको RCPLWE जो योजना है इसकी राशि को है दोगुना कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। और ये आपको न्यूज़ कब आई, जब गृह मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई। ठीक है, ये आपको देखिए ये राज्य हैं जो कि इसमें शामिल हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। 6 मई को जो बजट अलॉट किया गया था वो 70 करोड़ था, लेकिन इसको दोगुना करके 2 सितंबर को 150 करोड़ कर दिया गया। बिहार जो कि 20 करोड़ था तो 20 करोड़ है। छत्तीसगढ़ को 200 करोड़ कर दिया 100 का। झारखंड को 200 करोड़ कर दिया। मध्य प्रदेश को 140 करोड़ कर दिया। महाराष्ट्र को 60 से 140 करोड़। उड़ीसा को 20 से 20। तेलंगाना को 60 से 160। उत्तर प्रदेश को 20 से 20। टोटल जो 500 करोड़ का बजट था उसको दोगुना करके 1000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, अगला खबर जो है वो आपको है लोकपाल के बारे में। तो लोकपाल ने एक विंग जो है इस्टेब्लिश की है, इंक्वायरी विंग जिसको बोला जा रहा है, टू प्रोब ग्राफ्ट केसेज अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो इस विंग का जो है काम है कि ये पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो भी शिकायतें मिली हैं उनकी ये सुनवाई करेंगे। लोकपाल जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और नहीं वैधानिक संस्था है, सॉरी, लोकपाल जो है वो एक वैधानिक संस्था है
और ये आपको लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत इसकी स्थापना हुई है। और इसके सेक्शन 11 के तहत जो प्रावधान है, उसके जो पावर हैं, उसके तहत इस विंग को यानी कि लोकपाल इंक्वायरी विंग को बनाया गया है। इसका काम होगा प्राइमरी इंक्वायरी इनटू एनी ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट पनिशेबल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अधीन जो भी मामले लोकपाल के अधीन आएंगे, उनका प्राइमरी यानी कि फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आपको ये इंक्वायरी विंग करेगी। ये इंक्वायरी विंग जो है 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकायुक्त को देगी। इसकी संरचना की बात की जाए तो ये आपको डायरेक्टर इसमें एक होंगे जो लोकपाल के चेयरमैन के अधीन काम करेंगे। डायरेक्टर जो होंगे वो आपको 3 सुपरिटेंडेंट यानी कि 3 एसपी के तहत डायरेक्टर हो गया, एक आपको हो गया अध्यक्ष चेयरमैन, उसके नीचे आपको हो जाएंगे आपको डायरेक्टर, और डायरेक्टर के नीचे आपको हो जाएंगे 3 एसएसपी। एक आपको एसएसपी होगा जो जनरल होगा सामान्य, एक इकोनॉमिक एंड बैंकिंग हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा साइबर। तो ये 3 एसपी हो जाएंगे। ईच एसपी विल बी फर्दर असिस्टेड बाय इंक्वायरी ऑफिसर, और ये एसपी हो गया। और इसमें आपको अब इनके नीचे होंगे इंक्वायरी ऑफिसर और अदर स्टाफ। ठीक है। इटसेल्फ ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इनके पास जो है वो सिविल कोड का पावर होगा, और ये पावर इनको मिलेगा सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 के तहत। तो हमने जाना इंक्वायरी विंग किसके बारे में, तो लोकपाल के इंक्वायरी विंग के बारे में। इसके बाद बात करते हैं लोकपाल के बारे में। तो लोकपाल क्या है, तो लोकपाल जो है वो एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम है इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट करप्शन केस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। ये आपको इसमें चेयरमैन होते हैं एक, उसके बाद 8 मेंबर होते हैं, यानी कि कुल 9 मेंबर हो गए। एक आपको चेयरमैन और फिर आपको एक 8 जो हैं अदर मेंबर, जिसमें से 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसके जो भारत के पहले लोकपाल थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, जो कि 2019 में बने थे, फर्स्ट लोकपाल थे। अभी जस्टिस AM खानविलकर जो हैं वो वर्तमान में लोकपाल नियुक्त हैं, जस्टिस AM खानविलकर। तो पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष PC घोष 2019 में हुए थे, जो कि पहले थे, और वर्तमान में AM खानविलकर हैं। ये जो इनको पावर मिलता है सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन ओवर ऑल सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनके द्वारा CBI के ऊपर भी केस जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। अगली खबर है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में ये आपको क्यों न्यूज़ में है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये आपको रिलीज किया गया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में कहा गया है, इसके द्वारा जो है कंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट को 5 पैमानों पे मापा जाता है। पहला पैमाना ये है कि लीगल, दूसरा है टेक्निकल, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल, चौथा है कैपेसिटी डेवलपमेंट, और पांचवा है कोऑपरेशन। पहला है कि आपको कानूनी प्रावधान कैसा है, तकनीक कितना विकसित है, संस्थागत ढांचा कैसा है, उन देशों के पास कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है, और वो अन्य देशों के साथ कितना कोऑपरेशन करते हैं। इन 5 मेजर्स पे ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को मापा जाता है। ये आपको 5 टायर एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो भी इनका आउटपुट होता है उसको ये 5 टियर में बांट देते हैं।
Each country advanced with cyber security commitment and resulting impact। इंडिया जो है वो आपको रोल मॉडल कंट्री के रूप में देखा गया है 46 कंट्री के साथ, जिसमें भारत भी है। टायर 1 में ये शामिल हैं। इनके पास रोल मॉडलिंग कंट्री जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिंग ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ऑल 5 साइबर सिक्योरिटी पिलर। तो इसमें कहा गया है कि भारत जो है वो रोल मॉडल कंट्री में शामिल है, जिसमें 46 कंट्री हैं। और रोल मॉडल कंट्री का मतलब हो गया कि इनके द्वारा जो 5 साइबर सिक्योरिटी पिलर हैं उनको उनके प्रति इनका कमिटमेंट जो है वो बहुत गहरा है। ठीक है, उनके प्रति इनका कमिटमेंट जो है वो बहुत गहरा है। इसके बाद बात करते हैं इसके द्वारा जो कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि डेवलपिंग एंड रेगुलरली अपडेटिंग ए कम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, एक राष्ट्रीय स्तर पे साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल यूथ एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। फोस्टरिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल शेयरिंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी ETC, इस पे कोऑपरेशन एस्टाब्लिश करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। अब बात करते हैं, ये पहली बार जो है 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन के रूप में साइन हुआ था पेरिस में। इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन जो है वो आपको बना ITU, फिर उसका नाम टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बना। ITU इन इवन ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड 17 मई बिकम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशनल सोसाइटी डे। तो याद रखिएगा 17 मई जो है वो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये यूएन की ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में मान्यता है इसको। ये आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में काम करती है। इसमें 193 मेंबर्स स्टेट हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसमें 193 में कई सारी कंपनी और यूनिवर्सिटी भी हैं। इनके द्वारा यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के द्वारा ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया जाता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर के बारे में। अगली खबर है भास्कर इनिशिएटिव के बारे में। DPIIT ने लॉन्च किया है भास्कर स्टार्टअप, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसको भास्कर बोला गया है। इनिशिएटिव जो है वो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। भास्कर इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सेंट्रलाइज स्ट्रीमलाइन कोलैबोरेशन के लिए जारी किया गया है, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इसका जो प्राइमरी गोल है टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर स्टेक होल्डर्स विद इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये जो है स्टार्टअप इंडिया मिशन का एक पार्ट है, जिसका उद्देश्य है स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को बनाना। इसके की फीचर की बात की जाए तो इसमें नेटवर्किंग शामिल है, सेंट्रलाइज एक्सेस टू रिसोर्स, क्रिएटिंग पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेशन, भास्कर ID क्रिएट किया जाएगा, इन्हांस डिस्कवरेबिलिटी, सपोर्टिंग इंडियाज ग्लोबल ब्रांड, जिससे भारत को ग्लोबल स्टार्टअप ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला जो खबर है स्टार्टअप इंडिया के बारे में, तो इसी से रिलेटेड है। इंडिया जो है वो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है, जहां भारत में 1,46,000 DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं। 1,46,000। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी होती है, एक ऐसी कंपनी जो या तो 10 साल तक उसको स्टार्टअप दिया जा सकता है,
या तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, और जिसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से अधिक हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम बात करें कि स्टार्टअप इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए और कौन कौन से जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसमें आपको अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है, मार्ग पोर्टल, मार्ग मतलब मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिसाइलेंस एंड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इंडिया बाय DPIIT, फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम स्टार्ट किया गया है। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन चक्र 3 के बारे में। तो CBI के द्वारा एक वर्चुअल एसेट एंड बुलिंग सपोर्ट साइबर क्राइम नेटवर्क को ख़त्म किया गया है, जो कि फेज 3 में किया गया है। जो ऑपरेशन है ये आपको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI, US की एजेंसी है FBI, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में भारतीय CBI ने किया है। अगर बात की जाए ऑपरेशन चक्र के बारे में, तो 2022 में इस ऑपरेशन को CBI के द्वारा शुरू किया गया था, और इंटरपोल की सहायता से, यानी कि ये ग्लोबल एक्शन है, कॉम्बैक्ट एंड डिसमेंटल ऑर्गेनाइज साइबर इनेबलिंग फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क को पकड़ा गया। इसका जो दूसरा फेज है वो 2023 में लॉन्च हुआ था, पहला फेज 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन चक्र 3 के बारे में। अब बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में। 14 सितंबर 2024 यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। जो पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था वो 1953 में मनाया गया था। इसके द्वारा हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल भाषा है भारत का, जो कि आर्टिकल 343 में इसका प्रावधान किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, अवार्ड टू मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फॉर देयर एक्सेप्शनल वर्क इन प्रोमोटिंग द लैंग्वेज। तो 2 पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगली खबर जो है वो आपको है क्रिएट के बारे में। तो क्रिएट का मतलब होता है सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। MSCME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के द्वारा क्रिएट सेटअप जो है वो लेह में इस्टेब्लिश किया गया है, लेह में। इसका उद्देश्य है लोकल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना, इकोनॉमिक पोटेंशियल को इम्प्रूव करना, और वहाँ के जीविकापार्जन के साधन को बढ़ाना। ये हेल्प करेगा आपको ग्रामीण स्तर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंटरप्राइज क्रिएशन में, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को चैलेंज से बचाने में। क्रिएट विल प्रोवाइड पश्मीना वूल रोलिंग फैसिलिटी। पश्मीना विल जो कि लेह में होता है उसको व्यापारिक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रोजेज एंड अदर फ्लावर्स। रोज से तेल निकालने की कला के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।